मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं, तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में हर महफिल में, थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम, आज का दिन
तू हो सनम, दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे तन्हाई है। तेरी फुर्सत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू शो। ब्रांड न्यू शो इसलिए क्योंकि आज भी हम स्पेशल शो लेकर आए हैं आपके लिए। नॉर्मली हम जो शोज करते हैं उनमें टॉपिक्स होते हैं और हर तरह की बातें होती हैं, जिंदगी से जुड़े हर मुद्दे की हम बात करते हैं आपके साथ। लेकिन क्योंकि अभी कल 8 मार्च था जो वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हमने रेडियो उड़ान एक सेलिब्रेशन भी किया, तो हमने भी सोचा क्यों ना हमारे शो में भी इस उत्सव को जो हम मना रहे हैं, ये जो हमने दिन मनाया, इसके उपलक्ष्य में अपने जो गेस्ट हों उनको स्पेशल गेस्ट बुलाया जाए। और स्पेशल गेस्ट भी खास तौर पे एक फीमेल हों, और इसलिए हमने आज एक गेस्ट आपके लिए चूज किया, उनको बुलाया अपने शो में। और कोशिश है कि उनसे वो सब बातें जानने की कोशिश करें कि किस तरह से वो इतने सक्सेसफुल हैं लाइफ में, किस तरह की उतार चढ़ाव उन्होंने देखे और कौन कौन सी ऐसी बातें जो लगातार जिंदगी में आपको बेहतर बनाती हैं, आपको अच्छा बनाती हैं। उन सबको चेक करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी करें उसे हिम्मत और लगन के साथ करें, पूरे ही मनोयोग के साथ करें। तो उनसे भी आपकी बात जरूर कराएंगे। बहरहाल उन लिसनर्स के लिए जो हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैडम के साथ कुछ पूछना चाहते हैं, उनके बारे में भी इंट्रोडक्शन में दूंगा। लेकिन बहरहाल उन लिसनर्स के लिए जिनको नहीं मालूम कि हमसे कैसे पार्टिसिपेट या हमसे जुड़ना है, उनके लिए बहुत जरूरी है जानना है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर आप हमारे जो ऑफिशियल दिल से दिल तक का जो एक मोबाइल नंबर है उस पर भी आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं, या उसी नंबर पे सिंपली एक व्हाट्सएप वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज या सिंपल एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ के भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और बात पहुंचाने के इसके अलावा कुछ और जरिए, फेसबुक पे आप हमें सर्च कर सकते हैं। रेडियो का अपना फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन करें और पेज को लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपकी बात हम तक पहुँचती है अगर आप अपने कमेंट्स पहुँचाते हैं तो। इसके साथ साथ दिल से दिल तक का भी अपना फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करें, या अंतिम ऑप्शन कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com और वहाँ पर फीडबैक सेक्शन में जाएं, अपनी बात हम तक पहुँचाएं और हम आपकी बात सभी लिसनर्स तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारी, वो जैसा मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो में कुछ लिसनर्स को पता चल गया था कि वो प्रॉपर दिल्ली से हैं, यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पिछले 20 सालों से लगातार अपना जो अध्यापन कार्य है उनको लगातार कर रहे हैं, अपनी टीचिंग कर रही हैं। इसके साथ साथ उनके जो शौक है अलग से, वो उनका म्यूजिक में बहुत ज़्यादा शौक है, क्लासिकल म्यूजिक में बहुत शौक है।
साथ में कविताएं लिखना, गज़लें लिखना, बहुत कुछ है। तो वो सब बातें उनसे उनके से ही पूछेंगे ज़्यादा है। मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया है ताकि आपका जो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे और उत्सुकता और बढ़ जाए। लेकिन उत्सुकता बढ़ाने के लिए थोड़ी सी ज़रूरत है कि उनकी पसंद का आपने पहले एक गाना सुना, मेरे महबूब, और उन्हीं की पसंद का एक गाना और मेरे को याद आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो गाना मैं आपको सुना दूं और उसके बाद हम डायरेक्ट उनके साथ बात करेंगे। तो चलिए एक गाना उनकी पसंद का सुनते हैं, और इस गाने को जब आप सुनेंगे तो इसके बाद आपको पता चलेगा उनकी चॉइस कैसी है। और तो चलिए ये रहा एक गाना, फिर इसके बाद मैं आता हूं आपके पास। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3 और मैं हूं आरजे नरेश कुमार। बहरहाल हम बिल्कुल
तैयार हैं अपने स्पेशल गेस्ट के साथ कि उनके साथ बात करें। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी मैम, दिल से दिल तक सीजन 3 के एक प्रोग्राम में जो हमने खास तौर पे आज ऑर्गेनाइज किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश आपका। जी मैम, हमारा एक ऐसा शो है जिसमें हम प्लेटफॉर्म देते हैं और अपने उन लिसनर्स को जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम से हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी सेक्टर से हो, कम्युनिटी से हो, या कुछ और लोग जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल गेस्ट लाते हैं। आज उन्हीं में प्रीति प्रकाश प्रजापति मैम है हमारे साथ, जो अपनी लाइफ में काफी हद तक सक्सेसफुल हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी लाइफ में बहुत कुछ मुश्किल रहा होगा, लेकिन उन्होंने कैसे सब कुछ किया वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सब शो के बाद में होगा। बहरहाल मैम, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताएं लिसनर्स को कि कहाँ से हैं, कैसे, कुछ थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मैं प्रीति प्रकाश प्रजापति हूँ और मैं फिलहाल लेडी श्री राम कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और लगभग 20 वर्षों से मैं यहाँ अध्यापन कर रही हूँ। और मेरा जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन मेरा जो पालन पोषण है वो दिल्ली में हुआ, क्योंकि मेरे पिता यहाँ पर केंद्रीय सरकार में अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। पब्लिकेशन डिवीजन में थे वो, प्रकाशन विभाग में आर्ट एग्जीक्यूटिव। तो कलाकार हैं वो और चित्रकार हैं, मिस्टर जीवन अडाल झा। तो उनकी मैं बेटी हूँ और मेरी माँ श्रीमती रंजन अडाल झा, वो गुजरात में तो अध्यापन कार्य कर रही थी, लेकिन जब मेरा और मेरे भाई का जन्म हुआ, मेरे भाई मुझसे बड़े हैं, वो भी दृष्टिबाधित हैं, डॉक्टर नीरव अडाल झा, वो भी पढ़ाते हैं अम्बेडकर कॉलेज में, एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। तो जब हम दोनों बच्चों की ये तकलीफ थी, उसको देखते हुए फिर मेरी माँ ने यहाँ पे जॉब नहीं किया और उन्होंने पूरा समय हम दोनों बहन भाइयों के पालन पोषण में दिया। और बस उनका यही सपना था मेरे माता पिता का कि किसी भी तरह की कोई हीन भावना हम लोगों में ना आए, और हम लगातार अपने जो भी हमारा अध्ययन हम कर सकें और हम में जो भी क्षमताएं हैं उसका हम पूरा विकास कर सकें। तो पूरा समय उन लोगों ने हमको दिया और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की साधना का सुफल हैं। और तो एक हमारा जो परिवार था उसमें हमें कलात्मक अभिरुचि भी मिली, और जो एकेडमिक्स हैं, जो भी शिक्षा का जो भी क्षेत्र है उसकी तरफ भी रुझान बना रहा। तो यही उनका सपना था कि हम भले ही, क्योंकि हमारे परिवार में मेरे जो पिता की तरफ के लोग हैं, मेरे ताऊ जी और उनके बच्चे, उनमें काफी लोगों ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, मेडिकल की पढ़ाई की है। तो मेरी मम्मी, जो मेरी माँ थी, वो हमेशा कहती, अब भी उस दुनिया में नहीं है, पिता का आशीर्वाद है, ये शुक्र है ईश्वर का कि। तो मेरी माँ का ये सपना था, वो ये हमेशा कहते कि भले ही मेडिसिन या मेडिकल डॉक्टर ना बन पाए वो, लेकिन एकेडमिक्स में मैं उनको ज़रूर आगे लेके जाऊंगी और वो पीएचडी करें और डॉक्टर की डिग्री उनके साथ हो। तो ये उनका एक सपना था जो उन्होंने पूरा किया, क्योंकि पूरा उन्होंने हमें इसके लिए तैयार किया। और हमारे जो भी उन्होंने हमें मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ाया, मुख्य धारा के स्कूल में, क्योंकि उनको ये लगता था कि किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं आनी चाहिए, आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप अलग स्कूलों में पढ़ते हैं या जो केवल विजुअली चैलेंज के लिए स्कूल्स हैं, तो एक तरह का आइसोलेशन तो हो जाता है। और साथ में जो पढ़ने और बढ़ने की जो एक जिस तरह का एक माहौल मिलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें समाज में रहना है जी, और उस समाज के व्यवहार को हमें समझना है, उस समाज में रहने की जो एक जिस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा माहौल, उसको हमें समझना है, उस साथ रहना सीखना है। क्योंकि
समाज में देखिए कोई भी व्यवहार एक तरफा नहीं होता है। हमें ये समझना पड़ता है कि अगर हम समाज में रहें तो हम भी समाज को क्या दे सकते हैं, केवल हम ले ही नहीं सकते हैं, हमें देना भी है। तो वो जो आपसी व्यवहार हम तभी समझ सकते हैं जब हम साथ साथ रहेंगे। तो इसलिए उनका जो एक छोटा सा आपने एक बात बताई कि आपकी एजुकेशन काफी पहले हुई थी, इंक्लूसिव एजुकेशन का जमाना अब आया है, अधिकार या उसकी राइट की बात करें तो अब बना है। जी जी जी। जिस टाइम पे आपने कोशिश की कि आप एक इंक्लूसिव मोड में जाके एजुकेशन ले, उस समय पे किस तरह की डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स आई थी? कि कुछ तो प्रॉब्लम्स आई होंगी क्योंकि नॉर्मली उस टाइम आदत नहीं थी स्कूलों को भी, आजकल काफी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, किस तरह की प्रॉब्लम्स उस टाइम पर? हाँ, अब तो काफी अवेयरनेस है, उस तरह की जागरूकता है। और तब तो मतलब आप सोचिए कि उस समय ना तो टेक्नोलॉजी इतनी इस तरह की प्रचलन में थी और न ही इतने अवसर थे। बस उन्होंने जाके बात की वहाँ पे, जो हम शक्तिनगर में रहते थे पहले, तो वहाँ एक जूनियर पब्लिक स्कूल हुआ करता था। तो गए मेरे पेरेंट्स वहाँ पे, तो उन्होंने ये कहा कि कैसे पढ़ेंगे बच्चे, सवाल तो आता ही है कि किस तरह से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं पूरी तैयारी करवाऊंगी। तो एडमिशन तो मिल गया था हम लोगों को। उस समय भी जो हमारी प्रिंसिपल थी मिसेस दा, तो एक तरह का मतलब प्रयोग ही था वो भी। और जब क्योंकि क्लास में जगह क्यों बनती गई, क्योंकि एक तो हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी और जैसे ग्रास्पिंग पावर हम कहते हैं, वो भी काफी बेहतर थी। तो क्लास में जो एक रिस्पॉन्स देना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है अपने अध्यापकों को, तो वो हमारा बहुत अच्छा रहता था और सारे पाठ हम याद करके जाते थे, समझ के जाते थे। तो धीरे धीरे एक जगह बनती गई। और आपको मैं बताऊं कि हमको जो वर्णमाला है, चाहे वो अंग्रेजी की हो, हिंदी की हो, तो कैसे मेरे पेरेंट्स ने एक तरीका निकाला कि भाई ब्लॉक लेटर्स जो होते हैं लकड़ी के, वो लेके आए वो, और उन्होंने बिल्कुल हमको शेप्स बताई, मुझे और मेरे भाई को, कि भाई ए किस तरह से होगा या बी किस तरह से होगा, किस तरह से। और मेरा रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा था हम दोनों भाई बहन का, तो बहुत ही कम विजन था, बहुत ही कम जिसको कहना चाहिए। तो वो ये कोशिश करते थे कि जो कॉपी की लाइंस तो हमें दिखती नहीं थी, तो उसको वो पेंसिल से गहरा कर दिया करते थे, बहुत गहरा। और जितना भी हम देख पाते थे, राइटिंग अच्छी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, तो भी वो हमें कोशिश करते थे कि हम अपना काम खुद करें। और मेरी माँ जो है वो हमें पूरे पाठ पढ़कर सुनाती थी, और फिर धीरे धीरे हमारे मित्र बनते गए, तो वो भी हमारे इसमें काफी मदद करते थे। और उसके अलावा अब तो खैर हम रीडिंग असिस्टेंट बहुत समय से रखते हैं, तो कम से कम 3 से 4 घंटा कम से कम रोज मुझे पढ़ना होता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है और अपडेट रखना है खुद को। तो बस यही था कि वो हमेशा मेरी माँ कहा करती थी कि भाई इम्पॉसिबल शब्द या असंभव शब्द को अपनी डिक्शनरी से आप निकाल दीजिए, आपको मेहनत करनी है और अपने आप को स्थापित करना है। तो आप बातचीत सुन रहे हैं डॉक्टर प्रीति प्रकाश प्रजापति, जो LSR कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पेशे से अध्यापन कार्य करती हैं, साथ में म्यूजिक का बहुत शौक है, कविताएं लिखने और गजलें लिखने और कंपोज करने का भी बहुत शौक है। शैलेंद्र शैल मैम, आपको बैंगलोर से उनको लग रहा है बहुत बैंगलोर में आजकल, वो बहुत खुश है कि आज आप शो पर हैं। साथ में वो कह रहे हैं बात मुझे कविता सुननी है, हवाओं का रुख बदलना, ऐसी कोई कविता वो बोल रहे हैं मेरे को। वो खुद भी बहुत अच्छे कवि हैं जी, वो खुद भी बहुत अच्छे कवि हैं। होपफुली शायद वो कॉल पर रहेंगे। उन्होंने मैसेज भी दिया है कि लिसनर्स के ये मेरी सबसे अच्छी प्रिय कवित्री हैं। तो शुक्रिया शैलेंद्र, आपको आप अपनी भावनाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। लिसनर्स, आप भी हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ अगर बात करना चाहें, शो में पार्टिसिपेट करना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAN। और मैम, अगर इससे पहले कि मैं आपकी चॉइस का एक और गाना प्ले करूं, 14वीं का चांद, उससे पहले अगर 2 लाइनें आप कुछ बोलना चाहिए, इसी गाने को जरा गुनगुना दें तो फिर हम गाना स्टार्ट करें। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो,
जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर प्रीति प्रकाश प्रजापति से, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज लेडी श्री राम कॉलेज का नाम आपने जरूर सुना होगा, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। और ये खास बात है कि आज हम उनके साथ बात कर रहे हैं, और स्पेशली वो भी विमेंस डे के एक दिन बाद। तो बहुत खुशी है मुझे भी कि हमने एक सुटेबल टाइम चुना उनसे बात करने के लिए। मैम, फिर से आपका स्वागत है। और हमारे साथ उनसे आपके साथ बात करने के एक लिसनर भी और जुड़ी हैं मुंबई से, श्रेया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक ऐसी लेडी से आप हमारी मुलाकात करा रहे हैं कि जो बिल्कुल भी इंस्पिरेशन है सबके लिए, हम सब लड़कियों के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम, थोड़ा शो में लेट सुन पा रही हूँ, तो पता नहीं उन्होंने आपसे क्या क्या सवाल करे, बट मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे जो कि मुझे जानना है आपके बारे में। जी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी तो ये पता चला कि आप कविताएं लिखती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कविताएं लिखने का शौक मतलब आपको कब से लगा, या कब से आपने लिखना स्टार्ट किया? देखिए, जब जी बताइए।
नहीं, बोलिए मैम, बोलिए। जी, ऐसा था कि मतलब साहित्य से एक तरह का जुड़ाव तो शुरू से था, क्योंकि मेरे पिता, मैंने कि बताया आपको कि प्रकाशन विभाग में वो जॉब करते थे। जी। तो वहाँ से बाल भारती वहाँ से छपती, जिसके कवर डिजाइन्स भी वो किया करते थे। तो ये जो पत्रिकाएं हैं हमारे घर आया करती थी, बाल भारती, नंदन और पत्रिकाएं, तो आजकल, तो इस तरह से एक पढ़ने पढ़ाने का रुझान तो बना हुआ था, क्योंकि मेरी माँ पढ़कर सुनाती थी हमारे, और मेरी जो सहेलियां थी वो मुझे पढ़कर सुनाती थी। जी। तो एक जिसे कहते हैं ना कि कल्पना की उड़ान और कल्पना, जगत के यथार्थ कल्पना, इसका एक सहयोग मन में कहीं ना कहीं बनता जा रहा था। और जब 11th और 12th में मैं आई, तो उस समय हमारी जो हिंदी की अध्यापिका थी, मिसेस पद्मावती वर्मा, तो उनका पढ़ाना, क्योंकि वो जयशंकर प्रसाद और हम सबको वो कवि पढ़ाया करती थी, कविताएं, तो बहुत और ज्यादा रुचि बढ़ी उसमें। और फिर जब मैं कॉलेज में आई, तो बस कुछ अनुभव और कुछ इस तरह का वातावरण था, साहित्यिक वातावरण था, और लिखने की प्रेरणा, क्योंकि अच्छे कवियों को जब हम पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, हम भी कुछ लिख सकें। तो जो भी मन में पंक्ति आती थी, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। तो उसके बाद जब सुनाया और पसंद आया, तो फिर वो और भी उत्साह बढ़ा। लेकिन बात तो ये होती कि जो अभिव्यक्ति की छटपटाहट जब आपके भीतर होने लगती है कि नहीं, जो मन में बात आ रही है, जो उससे जुड़े हुए, एक तो अनुभव है, अनुभव केवल अपना ही नहीं होता, औरों से भी जब आप जुड़ते हैं, जितनी आपकी संवेदनशीलता होती है वो आपको औरों से भी जोड़ती है, उसके अनुभवों से जोड़ती है। तो जैसे वो चीजें गहराती हैं, जैसे वो, तो आप वो अपने भीतर पैदा होने लगती है बात कि हाँ, हम लिख सकते हैं। तो बस उसी तरह से लिखना शुरू हो गया और अच्छा लगा। और मैम, जो साथ में लिखने का जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद कभी कुछ पल याद आता हो जब बहुत अच्छा लगा हो, या कभी कुछ ऐसी, कभी लगता है ना हमें फील, ओहो क्या लिखना शुरू कर दिया मैंने, कहाँ फंस गई, कभी मतलब कई बार हम इतना बोर हो जाते हैं, कभी कुछ बहुत सोचने के बाद भी कुछ पन में नहीं आता, और कई बार ऐसा होता है कि सडन एक माइक्रो सेकंड में आपके पास कोई आइडिया आ जाता है, और कभी जब बहुत जरूरत हो तो बहुत दिक्कत होती है, कुछ भी ना मिल रहा हो, कभी ऐसी सिचुएशन आती हो? देखिए, मेरा जो स्वभाव है, मुझे लगता है कि जब मेरे मन में कुछ सहज रूप से आता है ना, जब कोई चीज कचोट गई, या फिर कोई चीज अच्छी लगी, हाँ, कोई जहां पर भी कोई बात मन को छू गई, तो मैं तभी लिखने की बात करती हूँ या सोचती हूँ। मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करती कि मैं सायास मुझे लिखना ही है ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कभी ऐसा होगा या होता है, तो फिर वो बात नहीं आती है, वो खुद को ही संतुष्टि नहीं होती है। तो बस ये होता है कि मन में बात आई और उसको लिखना है या उसको कह देना है। तो मैम, अभी बात चल रही थी, शैलेंद्र जी ने एक डिमांड की हुई है, थोड़ी सी उनकी पसंद है कि हवाओं का रुख बदल दे, वो कविता आप उनको, वो मेरी एक गजल है, रुख हवाओं का बदलना होगा। बिल्कुल। तो लेकिन मैम, उससे पहले कि आप उस कविता पे जाएं, कविता से पहले मेरे पास एक मैसेज आया हुआ, मैं जल्दी से बता देता हूँ, कहीं हमसे मिस ना हो किस तरह से। एक लिस्टर का मैसेज है हमारे पास बेंगलोर से, उन्होंने अपना नाम बताया है, सौम्या, शायद आप जानती हो। सौम्या कह रही हैं, सौम्या मैत्री बेंगलोर से हैं, और वो कह रही हैं कि मैम प्लीज मुझे बताएं कि एक्स स्टूडेंट में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो शायद आप जानते होंगे। देखिए, एक्स स्टूडेंट्स की क्वालिटीज की बात तो मैं क्या कहूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अपने जो टीचर हैं उनको वो याद करते रहें, इसी तरह जैसे वो मुझे कर रही हैं अभी याद। अच्छा, ये और ये जो जी, और इनको मुझे तक याद है, मैं इनको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं, जहाँ तक मुझे याद आता है। और बहुत ही जिज्ञासु और होनहार, और मुझे लगता है कि बस याद करते ना, एक संबंध सेतु बना रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ टीचर, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी हमारी निधि होती है कि हमारे पढ़ाए हुए जो विद्यार्थी हैं
वो हमसे जुड़े रहें और हमें अपनी प्रगति के बारे में बताते रहें, वो क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और कभी अगर हमसे कुछ और शेयर करना चाहते हैं, कुछ परेशानी में है तो भी हमसे शेयर करें, मतलब कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहें, तो हमें बहुत खुशी होगी। जी श्रेया, कोई और सवाल आपके मन में मैडम से पूछने के लिए? हाँ, 2 सवाल और मेरे थे। जी जी। एक सवाल ये था मैम कि जैसे आप अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हैं, जी। तो इस करियर को ही आपने क्यों चुना अपने लिए? मतलब कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आप इसी क्षेत्र में जाएं? और एक सवाल ये है कि आप पढ़ना पसंद करती है, तो मुझे ये बताइए कि आपकी रुचि, मतलब ज्यादातर आपको क्या पढ़ना पसंद है? मतलब कौन सी अभिरुचि में आप ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं, कि आपको किस तरह का कंटेंट पढ़ना पसंद आता है? तो ये मेरे 2 सवाल हैं। तो ये 2 सवाल हैं श्रेया जी के जो हमारे साथ हैं। और मैम, मेरे को लगता है कि एक टाइम हो गया फिर से एक गाने का, कि हम गाना सुने और उस गाने के बाद इनके दोनों सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, कि एक तो अध्यापन आपने क्यों चुना, साथ में किस तरह का लिटरेचर या किस तरह का साहित्य पढ़ना आपको बहुत पसंद है। शैलेंद्र लगातार अपने मैसेज कर रहे हैं कि उनको सुना जाए। शैलेंद्र, आपको भी इस गाने के बाद जरूर हम सुनवाएंगे जो आप चाहते हैं। बहरहाल ये रहा आप सबके लिए एक और गाना। आज जितने भी गाने मेरी लिस्ट में हैं ये सारी मैम की चॉइस है, अल्टीमेट सॉन्ग्स हैं सारे, बहुत अच्छे गाने, 60s और 50s के गाने जो बहुत कम आप सुनते हैं आजकल, जो दौर है उसमें नहीं मिलता है, लेकिन क्लासिक चॉइस है मैम की। तो उसमें से एक गाना और मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर कुछ और बातें मैम से मुझे अभी पूछनी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है पूछने के लिए। बहरहाल ये रहा एक और प्यारा सा गाना हमारी तरफ से आप सबके लिए। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट में हैं डॉक्टर प्रीति प्रकाश प्रजापति, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज लेडी श्री राम में प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग में। और साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शैल, जो मैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपको पहले 2 सवालों के जवाब देने थे। पहला कि आपने अध्यापन कार्य ही क्यों चुना, और साथ में किस तरह का लिटरेचर या साहित्य पढ़ने का आपको शौक है और कोई खास हाँ रीजन? जी। नहीं, देखिए, अध्यापन की तो मैं बात अगर करूं, मुझे तो याद आता है कि बचपन से ही मुझे मैं आसपास के जो हमारे मुझसे जो छोटे बच्चे होते थे उनको लेके मैं बैठती थी और उनको पढ़ाने की कोशिश करती थी। या मुझे मुझे अपने टीचर्स को देख के मुझे लगता था कि नहीं, मुझे एक टीचर बनना है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 तरफ मेरी रुचियां थी। पढ़ाई में भी मैं अच्छी रही, ठीक ठाक रही, और हमेशा प्रथम स्थान पर रहती थी। और दूसरी बात थी कि संगीत मेरे साथ साथ ही रहा हमेशा। तो वहां भी मुझे लगता था कि उस क्षेत्र में भी मुझे जाना है। लेकिन जब मैं बिल्कुल तय कब हुआ कि जब 12th में जब मैंने एक्चुअली जो 10th का एग्जाम था, उसमें मैंने जितने भी दिल्ली के आई थिंक ऑल ओवर इंडिया जो भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे उसमें टॉप किया था जी। तो मुझे ये लग रहा था, मेरी डिस्टिंक्शन 2 में आई थी, हिंदी में भी आई थी और म्यूजिक में भी आई थी। तो बहुत तरह का ये सुझाव आने लगे, सबने सलाह देनी शुरू की कि भाई संगीत, इसको म्यूजिक ऑनर्स ही करवा दीजिए आप, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए कि जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं उनके साथ लोग बहुत आसानी से जोड़ देते हैं कि भाई म्यूजिक तो कुछ और कर ना पाए, म्यूजिक तो कर ही लेंगे। तो पता नहीं, क्योंकि मेरा साहित्य की तरफ भी रुझान था, तो मुझे लगा कि नहीं, म्यूजिक में मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी जिंदगी है। लेकिन करियर वाइज मुझे ये लगता था कि नहीं, मुझे हिंदी ऑनर्स करना है और मतलब एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करना है और फिर मुझे लेक्चरर बनना है। ये मेरे मन में बहुत ज्यादा एक बात बैठी हुई थी और बहुत मैंने इसको जैसे गांठ बांध लेते हैं ना, कि नहीं, एक लक्ष्य अपना चुन लिया उसी समय से जी। और इस प्रोफेशन का जो मतलब धीरे धीरे फिर उसके बाद मैंने बीएड भी किया, मैंने एमए, एमफिल, पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया, सारा सब कुछ किया। बस ये था कि नहीं, मतलब लक्ष्य जो था बस वो ये था कि लेक्चरशिप में जाना है। अब जब उस समय तो ये एक कारण था जी। और फिर धीरे धीरे जब मैं पढ़ाने लगी, जो मुझे आनंद क्या आता था कि अपने ज्ञान को जो साझा करने का एक जो आनंद होता है, और वो भी जो युवा लोग हैं उनके साथ लगातार आप सीखते भी हैं, आप उनको पढ़ाते भी हैं, लेकिन आप सीखते भी बहुत कुछ हैं। तो एक जिसे कहते हैं ना कि हमेशा एक तरह की नवीनता बनी रहती है आपकी जिंदगी में भी, और एक सीखने का जज्बा बना रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी मैं यही महसूस करती हूँ और करती रहूंगी कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही चुनाव था और मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जो युवा मस्तिष्क हैं उनके साथ बातचीत करना, उनके विचारों को जानना, उनसे अपने विचारों को साझा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब पुराने विद्यार्थी याद करते हैं, फोन करते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगता है। और तो एक तो ये बात हुई। किस तरह का साहित्य, देखिए, मैं आलोचना भी पढ़ती हूँ, मैं उपन्यास, कहानी, कविता, मेरा कोई ऐसा ये फिक्स नहीं कि मुझे रचना अच्छी होनी चाहिए बस। तो जो भी अगर आलोचना का अगर किसी पत्रिका में बहुत अच्छी आलोचना आई है तो मैं उसको पढ़ना पसंद करती हूँ, या नई आलोचना की कोई पुस्तक अच्छी आई है तो उसको मैं पढ़ना, अगर अच्छा कोई नॉवल आया तो मैं उसको पढ़ना। तो ऐसा कोई घेरा नहीं है कि भाई इसी तरह की मुझे किताब पढ़नी है। जी शैलेंद्र, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, पिछले लगभग 20-25 मिनट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप डायरेक्ट मैम से बात करें और अपनी फरमाइश रखें। मैं बताना चाहती हूँ कि शैलेंद्र जी स्वयं भी एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं और युवा कवियों में उनका बहुत एक ऊंचा स्थान है। और मेरी शुभकामना है कि वो आगे भी इसी तरह लिखते रहें। और एक बार हम आकाशवाणी में एक कवि गोष्ठी में हमारी मुलाकात हुई थी, तब मैंने गजल अपनी सुनाई थी, तब से उनको गजल बहुत पसंद है। रुख हवाओं का बदलना होगा,
दौर नाजुक है, संभलना होगा। ये असल में क्या होता है कि इस गजल में जो मुख्य मेरा जो एक सरोकार है वो क्या है कि यथास्थितिवादी जो नजरिया रहता है उसे एक तरह की चुनौती देना है, क्योंकि प्राय आंख मूंद लेने से यथार्थ बदल नहीं जाता है और बदलना बहुत जरूरी है। और जो इसमें आप बिंब आएंगे वो भी आप देखिएगा क्योंकि अगर हम जड़ हो गए तो फिर जीवन खत्म हो जाएगा और परिवर्तन की संभावना नहीं रही तो जीवन किस बात का फिर। तो उस यथास्थितिवाद को तोड़ने की तरफ एक तरह से इस गजल में बात कही गई है। तो जी मैं सुनाती हूँ आपको एक गजल। जी मैम। रुख हवाओं का बदलना होगा, रुख हवाओं का बदलना होगा, दौर नाजुक है संभलना होगा, दौर नाजुक है संभलना होगा, बर्फ होने से सलामत है वजूद, दरिया बनने को पिघलना होगा, दरिया बनने को पिघलना होगा, चांदनी सर्द है पुरनूर है पर, चांदनी सर्द है पुरनूर है पर, सहर के वास्ते ढलना होगा, सहर के वास्ते ढलना होगा, बूंद को मोती में ढलने के लिए, बूंद को मोती में ढलने के लिए, दर्द की सीप में पलना होगा, दर्द की सीप में पलना होगा, वक्त का साज मिलाने के लिए, वक्त का साज मिलाने के लिए, फन का अंदाज बदलना होगा, फन का अंदाज बदलना होगा, रुख हवाओं का बदलना होगा, दौर नाजुक है संभलना होगा, रुख हवाओं का बदलना होगा। जी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैम अभी जो बात मैं शुरू करने वाला था वो आपने पहले ही बता दी कि गज़ल कंपोज करती हैं, गज़लें लिखती हैं। तो जो हमने एक बहुत पहले बात की थी कि म्यूज़िक में भी मैम का बहुत शौक है, और जहाँ तक कविताओं की बात है तो गज़ल के बारे में आपने सुन लिया कि गज़ल उन्होंने खुद लिखी, कंपोज की। शैलेंद्र? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कविता सुन पाया और बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल शैलेंद्र जो आप पूछना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने एक एक शब्द कहा है वो बहुत ही मतलब कीमती है, और इतनी कीमती कि उसका कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, वक्त का साज मिलाने के लिए, वक्त का साज मिलाने के लिए फन का अंदाज बदलना होगा। अगर ये फलसफा सभी लोग सीख जाएं तो जनरेशन गैप जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। जी बिल्कुल जी, सच। शुक्रिया शुक्रिया।
तो मैम आपसे भी हमें म्यूज़िक के बारे में बात करनी है, जो आपका एक और शौक है, और उसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल मैम की पसंद पे एक और गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं, और उन लिसनर्स के लिए जो शायद थोड़ा लेट सुनना शुरू किया हो, जिनको शायद अभी ना पता हो कि आज बात किससे हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रीति प्रकाश प्रजापति, LSR कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और उनकी पसंद पे एक और गाना आप सबके लिए। उसके बाद हम आपके पास वापस आएंगे, फिर से कुछ बातें करेंगे, और ऐसी बातें जो शायद आपको लुभाएंगी। और आप भी अगर चाहें तो आप अपने सवाल हमको भेज सकते हैं 9015173846, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर, जिस पे आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सअप पे करके हमें पूछ सकते हैं। इसमें साथ साथ हमारी स्काइप आईडी पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, रेडियो उड़ान RADIOUDAN। और अगर आपने इस स्काइप आईडी को अभी तक अपनी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो बिल्कुल रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं एक्सेप्ट करूंगा और आपके मैम के साथ बात करेंगे। बहरहाल ये रहा एक और गाना मैम की पसंद का। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। चमन में रंग बन के रहेंगे हम, खिरामा चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। बिछड़ना नहीं है याद हमको, पूछे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमीन पे हम तो रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और स्पेशल गेस्ट के साथ एक बातचीत चल रही है। स्पेशल गेस्ट जो हमारी हैं वो हैं डॉक्टर प्रीति प्रकाश प्रजापति, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज जो बहुत ही फेमस कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज, उसमें हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। लगातार 20 सालों से अपना अध्यापन कार्य कर रही हैं और हमारे साथ मैम आपके साथ बात करने के लिए, और खास तौर पे इनको शो पसंद आ रहा है इसलिए आशीष अग्रवाल जुड़े हैं कोलकाता से। आशीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशीष जी। धन्यवाद। नमस्कार आप लोगों को भी। नरेश जी, आपका शो बहुत ही अच्छा जा रहा है। शुक्रिया। तो आशीष कुछ पूछ रहे थे आप मैम से, जब आप ऑफलाइन थे तो आप कुछ पूछे थे, क्या पूछे थे मैम से? सवाल पूछे लिस्टर के सामने? नहीं सर, कुछ खास नहीं था जी मैम। इनका जो एक सवाल था वो बड़ा सिंपल था कि हमने म्यूजिक की बात की और फिर आपने गजल अब पढ़ के सुनाई अभी, तो उनका कुछ मन ये था कि कुछ मैम ऐसा बताएं कि उनको किस तरह का म्यूजिक पसंद है या कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं। देखिए, मैंने शास्त्रीय संगीत भी विधिवत रूप से सीखा है। मेरे 2 गुरु, पहले श्रीमती माया भट्टाचार्य जो ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखती हैं और उनसे मैंने शुरुआत की, और फिर उसके बाद पंडित जगदीश मोहन जी जो किराना घराने के हैं, उनसे भी मैंने संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। और इस समय मैं सुप्रसिद्ध गायिका और बेगम अख्तर की जो सबसे वरिष्ठ शिष्या हैं श्रीमती शांति हीरानंद जी, उनसे मैं ठुमरी और दादरा की शिक्षा भी प्राप्त कर रही हूँ। तो मुझे शास्त्रीय भी पसंद है। देखिए, उसमें जो भी संगीत हो, चाहे वो शास्त्रीय हो, फिल्मी हो, या लाइट हो, या सेमी क्लासिकल हो, मुझे अगर वो सुरीला है, अगर वो उसमें स्वर है, सच्चा स्वर लगा हुआ है, तो मुझे वो पसंद है। और जाहिर है कि क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ तो मेरा ध्यान शब्दों पर भी जाता है, और कि शब्द भी खूबसूरत हों और मन को छूने वाले हों जी। तो जी मैम, सुनीता दुबे हैं जो इंदौर से हैं, रेगुलर शो सुनती है हमारे रेडियो के, बहुत सारे शोज में पार्टिसिपेट करती हैं। वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, कांग्रेट्स कह रही हैं आपको। साथ में ये भी कह रही है कि उनको गजल बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लिखा है, और शुक्रिया अदा कर रही हैं कि आपने इतना अच्छा लिखा और हमें सुनाया यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, म्यूजिक की बात हुई है तो वो जो आप बता रहे थे कि क्लासिकल म्यूजिक से बहुत प्यार है शुरुआत, तो एक तरफ जब आपका हिंदी में भी दौर था और आपने कहा कि म्यूजिक शुरू में घर पे भी म्यूजिक रहा, और एक थोड़ा सा आपने जो एक बात पूछी मेरे बताई थी आपने एक्चुअली कि शुरू से म्यूजिकल बैकग्राउंड था, तो फिर उसमें भी कुछ ऐसा नहीं कि आपको उधर ही जाना था, कुछ लगा नहीं कि कुछ अलग करूं या कुछ अलग से म्यूजिक का कुछ हो, या फिर म्यूजिक में कुछ खास? देखिए, ऐसा है कि जो मेरे पिता हैं जी, उन्होंने सीखा नहीं है पर बहुत अच्छा गाते हैं वो जी। तो वो गुनगुनाते रहते थे, और मतलब जो फिल्मी गाने जो पुराने बहुत अच्छे वो हमेशा हम लोग सुनते रहते थे उसको, और वो हमेशा जो है वो कॉन्सर्ट्स वगैरह में लेकर जाते थे, अच्छे गायकों को सुनवाते थे, तो एक रुचि बनती चली गई। और मैं तो जब छोटी थी तो बच्चे नादान ही होते, तो मैं कहती थी मैं लता मंगेशकर बनूंगी तो इस तरह की जैसे बच्चे बातें करते हैं तो वो मैं करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैं 11th क्लास में थी और मैं अशोक विहार के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, H ब्लॉक का स्कूल था, तो सर्वोदय कन्या विद्यालय, तो उसमें एक बार हमारे यहाँ विज्ञान मेला था, तो उसका जो उद्घाटन समारोह था उसमें उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री जगमोहन थे वे आए थे। तो उस समय भी मैंने एक गजल की प्रस्तुति की थी। तब तो खैर अपनी गजल नहीं थी, कोई और गजल थी, तो मैंने वो गाई। तो वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस समय ही अनाउंस कर दिया वहां पर कि इस बच्ची की जो संगीत की शिक्षा है वो हम लोगों की जिम्मेदारी है, मतलब वो उनको हम प्रदान करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उन्होंने मेरे प्रिंसिपल्स जो थी उस समय, अब तो दुनिया में नहीं है, श्रीमती सुशील सचदेवा, तो उन्होंने कहा कि आप इनके पेरेंट्स को मेरे पास भेजिए। तो फिर उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स उनसे मिले तो उनका कि नहीं, इस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, और फिर मुझे साहित्य कला परिषद का स्कॉलरशिप मिला। तो फिर
मेरे पिता जब पूछने गए तो वहाँ बसंत ठकार जी थे पहले गंधर्व महाविद्यालय में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी गुरु सजेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मायादी का नाम दिया, श्रीमती माया भट्टाचार्य। तो फिर वो लगातार हमारे घर आती रही, मुझे सिखाती रही। फिर उसके बाद फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कल्चरल स्कॉलरशिप कल्चरल डिपार्टमेंट था, वहां से भी स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती थी, और तो मैंने अप्लाई किया और मैंने फिर उसको परीक्षा दी वहां पर जाकर। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फिर उसके बाद फिर मायादी ने कहा कि अगर अब मैंने विशारद कर लिया था गंधर्व महाविद्यालय से, तो फिर अब अलंकार करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम देखो कि अगर कोई और भी गुरु तुम्हें मिल सकते हैं, क्योंकि मेरा आना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो फिर पंडित जगदीश मोहन जी मिले, जो कि किराना घराने के, तो फिर वो घर आते रहे, उनसे कई वर्षों तक मैं सीखती रही। तो इस तरह से एक मतलब सिलसिला चलता रहा। और तब तक फिर मेरे स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह भी टेलीविजन पर, रेडियो में, आकाशवाणी पे तो कार्यक्रम होते रहते थे, कभी सोलो, कभी, और फिर तरह तरह की जो प्रतियोगिताएं होती थी जो अखिल भारतीय स्तर पर। तो उसमें भी आप सोचिए कि मतलब पेरेंट्स लेके जाते थे मुझे हमेशा कि भाई वो जज्बा, वो स्पिरिट खत्म नहीं होनी चाहिए, और जितना भी आगे ले जा सकते हैं हम लेकर जाएंगे। तो बस वही चीज आगे चलती चली गई। और अभी भी क्योंकि देखिए संगीत है, साहित्य, ये सब अनंत है। आप जितना भी सीख लें आपको लगता है कि अभी तो कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ बाकी है। तो वही स्थिति, तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ करना है। तो फिर अभी मैं शांति रानन जी सीख रही हूँ, लेकिन मैं एक साथ जो एक और काम जो कर रही हूँ वो है कि जो हिंदी के, आधुनिक हिंदी के, क्योंकि देखिए भक्ति काल का जो जितना साहित्य है वो तो संगीतबद्ध होता ही आया है और लोगों तक पहुंचता रहा है। लेकिन जो हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, और नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, महादेवी वर्मा उनसे पहले, तो ऐसे बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, वो जनता तक पहुंचे। इसके लिए मुझे ये लगता है कि उनको भी स्वरबद्ध मैं करूं, और उसके संगीत के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचे। और जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर लोगों के मन में बसे हुए हैं, ऐसे ही मेरा सपना है कि हमारे हिंदी के जो रचनाकार हैं, आधुनिक हिंदी के, खड़ी बोली के, उनमें भी जो बहुत अच्छे रचनाएं हैं, उनकी रचनाकार हैं, वो भी इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचे। और मेरा साहित्य अकादमी में कार्यक्रम भी हुआ था, एक आविष्कार कार्यक्रम होता है जिसमें मैंने निराला की कविताओं की सांगीतिक प्रस्तुति की थी। तो मैंने खुद ही उनको स्वरबद्ध किया था विभिन्न रागों में। और तो ये है, जहाँ भी मुझे कोई भी अवसर मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस क्षेत्र में कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे कि कुछ जुड़े। जी मैम, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, क्योंकि आप अध्यापन कार्य से लगातार जुड़ी हैं, अब जहाँ पे हर साल कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे नए आते हैं, और इसमें एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। और म्यूजिक में भी आपने बताया कि पहले एक माया, श्रीमती माया है जो आपके साथ आपको सिखाया, गुरु थी माया भट्टाचार्य जी। उसके बाद दूसरे आए, फिर और कोई आए। तो इस तरह से जब अब क्लासिकल म्यूजिक जो एक साधना है, उसमें जब आपके जो गुरु हैं बदलते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर वो जो एक उनसे तारतम्य बनता है, उनके साथ जो एक अपनापन आ जाता है, उसके साथ किसी दूसरे को जब आप चेंज करते हैं तो किस तरह का क्या होता है, वो कुछ बता पाएं? ये देखिए, अगर मन में सीखने की इच्छा है जी, अगर एक रिजिडिटी नहीं है कि मुझे तो ऐसा ही गाना है या मैं इससे कुछ बदल नहीं सकती, क्योंकि जितना आपके सीखने की चाहत होगी तो कभी मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ ऐसी कोई बात कि मायादी से भी मेरा लगाव अभी तक भी बना हुआ है, अभी तक भी मेरी उनसे बातचीत होती है। वो उधर टैगोर पार्क में रहती हैं, तो बहुत हर वो एक उनकी एक संस्था भी है, संकल्प, जिसमें वो नए जो क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करते हैं, नए आर्टिस्ट को। तो उस तरह की गैदरिंग जब होती है तभी मिलना होता है, फोन पर बातचीत होती है। आज भी मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है। और एक दुखद संयोग ये हुआ कि पंडित जगदीश मोहन जी का एक बार, जो गुरुजी हैं मेरे, उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट, और उसके बाद उनकी याददाश्त काफी कमजोर हो गई थी। फिर भी हम उनसे मिलकर आए थे, उनके घर जाके आए थे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि
एक से दूसरी जब आप गुरु से सीखते हैं, जब आपके अंदर एक भावना है कि मुझे इनसे सीखना है ना, तो वो जब एक भाव मन में होता है तो कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ, यहाँ पर जब मैंने शांति हीरानंद जी से के साथ जब मैंने सीखना शुरू किया, उनके साथ भी मुझे कई वर्ष हो गए, 2013 से मैंने शुरू किया था उनके साथ सीखना उनके पास से। तो क्योंकि वो एक शिफ्ट था, क्योंकि मैं पहले ख्याल गायकी करती थी और फिर मैंने जब ठुमरी गायकी की अपनी आवाज को लगाने का एक तरीका है, क्योंकि जब आप शास्त्रीय गायन करते हैं तो वहां पे कुछ नियम आपको फिक्स होते हैं वो, और उसके हिसाब से आप चलते रहते हैं। लेकिन जो ठुमरी है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें शास्त्रीयता का आधार तो रहता है, लेकिन वो एक तरह का भाव प्रधान गायन है। तो आपको जो स्वर लगाने का तरीका है उसमें बहुत फर्क है। तो उसको मोल्ड करने में धीरे धीरे आवाज का तरीका वो अभी भी मैं सीख रही हूँ, और धीरे धीरे उसमें, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन है वो बहुत ही सधा हुआ है, और वो मैं क्या कहूँ कि इतनी बारीकियां इतने धैर्य से हम लोगों को समझाती हैं, तो उसमें भी एक आनंद है, उसमें भी एक नयापन है। और मैं जब उनके सामने जाकर बैठती हूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्लीन से स्लेट हूँ, और फिर मैं उनसे ग्रहण करती हूँ। तो जिस भाव से आप ग्रहण करते हैं तब आपको फिर इस तरह का कोई असमंजस नहीं होता या कोई असुविधा नहीं होती, कोई अटपटापन फिर नहीं लगता है। मैम, आपने बताया कि आविष्कार जो एक प्रोग्राम होता है साहित्य अकादमी का, वहाँ पे आपने बताया कि जी, जो निराला की कुछ कविताओं को आपने कंपोज किया, तो कोई कविता जो याद हो आपको और जो आप लिसनर को सुना सकें? मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। उनकी एक बसंत ऋतु को लेकर ही एक कविता है जी। आज प्रथम गाई पिक पंचम, आज प्रथम गाई पिक पंचम, गूंजा है मरुबिन मनोरम। तो मैंने इसको राग देश में वैसे मैंने इसको बांधा है, और थोड़ा स्पर्श तिलक कामोद का भी है, क्योंकि राग की शुद्धता नहीं बनी रह सकती, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो कविता को पहुंचाना है लोगों तक। तो उसमें जो भी स्वर माधुर्य आ सके जहां से भी, तो एक आधार लेकर जरूर मैं चलती हूँ कि वो उस कविता का भाव क्या है, क्योंकि उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जी, स्वागत है। आज प्रथम गाई पिक पंचम, आज प्रथम गाई पिक पंचम, गूंजा है मरु विपिन मनोरम, गूंजा है मरु विपिन मनोरम, आज प्रथम गाई पिक पंचम, मरुत प्रवाह कुसुम तरु फूले, मरुत प्रवाह कुसुम तरु फूले, बौर बौर पर भौरे भूले, पात गात के प्रमुदित झूले, पात गात के प्रमुदित झूले, छाई सुरभि चतुर्दिक उत्तम, छाई सुरभि चतुर्दिक उत्तम, आज प्रथम गाई पिक पंचम, आँखों से बरसे ज्योतिः कण, बरसे उन्मन उन्मन उपवन, आँखों से
बरसे ज्योति कण, बरसे उन्मन उपवन, खुला धरा का पराकृष्ट तन, खुला धरा का पराकृष्ट तन, फूटा ज्ञान गीतमय सत्यम, फूटा ज्ञान गीतमय सत्यम। आज प्रथम गाई पिक पंचम, प्रथम वर्ष की पाख खुली है, प्रथम वर्ष की पाख खुली है, शाख शाख किस लयों तुली है, एक और माधुरी घुली है, एक और माधुरी घुली है, गीत गंध रस वर्णों अनुपम, गीत गंध रस वर्णों अनुपम। आज प्रथम गाई पिक पंचम, गूंजा है मरु विपिन मनोरम, गूंजा है मरु विपिन मनोरम। आज प्रथम गाई पिक पंचम, आज प्रथम गाई पिक पंचम। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये निराला जी की कविता धन्यवाद। जो मैम ने कंपोज की थी उसको सुनाया था। चलिए जल्दी से, समय बहुत तेजी से हमारे साथ हाथों से फिसल रहा है, रेत की तरह भागता जा रहा है और थोड़ी सी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसके साथ साथ चल रहे हैं। बहरहाल वक्त है एक और प्यारा सा गाना, उसके बाद हम आएंगे आपके पास अपने आखिरी पड़ाव में इस शो के, जहाँ पे कुछ जरूरी और कुछ मजेदार बातें मैम से पूछेंगे। बहरहाल ये रहा एक और गाना मैम की पसंद का, तो चलिए इसको भी एंजॉय करते हैं। वापस आते हैं कुछ लम्हों के बाद। मौत भी आती नहीं,
वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आप सभी लिसनर्स का जो हमें लगातार इतने देर से सुन रहे हैं, इतने मनोयोग से सुन रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं। और हमारे पास जो स्टैट्स हैं उसमें लिसनर्स बहुत अच्छे हैं अभी भी हमारे पास। तो शुक्रिया फिर से एक बार कि आपका प्यार यूं ही बना रहे, यूं ही आप हमें सुनते रहें, बताते रहें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है और कौन सी चीज़ें आपको पसंद आती है। मैम आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैम जी शुक्रिया। इतनी सारी बातें हमने कर ली, सब कुछ पूछा आपसे, म्यूजिक की बात हो गई, कविताओं की बात हो गई, परिवार ने आपका बहुत सपोर्ट किया। परिवार जब आप घर पे थी, मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट। और एक बधाई की बात है, ये बहुत हिम्मत वाले माँ बाप होते हैं। माँ बाप अक्सर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब किसी तरह की डिसेबिलिटी या कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ, तो शायद बच्चे माँ बाप का मन थोड़ा हट जाता हो या खिन्न होता हो। लेकिन प्रीति मैम के साथ सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैम उसके बाद जब शादी होती है, मैरिज होती है, उसके बाद उस फैमिली के साथ भी आपको अपने आप को संजोना होता है। फैमिली के साथ अपना जो एक तारतम्य होता है उसको बिठाना होता है साथ में। जी पढ़ाना, बिल्कुल। म्यूजिक को सीखना, कैसे चल रहा है सब कुछ? देखिए, मैं इस बात में भी बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि आप शायद जानते हैं कि मेरे जो पति हैं श्री ओम प्रकाश प्रजापति, वो तो देख सकते हैं जी। और उन्होंने जब मेरे साथ विवाह का निश्चय किया तो अब हमारी शादी को मतलब 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी। मतलब पिछले वर्ष जो, क्योंकि हमारी शादी जो हुई थी 16 नवंबर को हुई थी जी। और 1991 में, तो आप सोचिए कि 25 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं। और जी तो और मतलब उनका जो सपोर्ट है मैं मतलब उनको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए मतलब पीएचडी जो है वो मेरी विवाह के बाद ही पूरी हुई। तो निराला की जो पूरी रचनावली है जी। वो उनकी जो कविताओं की जो भाग 1 और 2 वो उनकी आवाज में ही रिकॉर्डेड है जी। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और मतलब क्या बताऊं मैं, क्योंकि ये जो अशोक विहार से लेडी श्री राम कॉलेज जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे पेरेंट्स को तो लग रहा था कि कैसे जाओगी इतनी दूर, लेकिन इनका मुझे पूरा सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का। उन्होंने कहा कि नहीं, हिम्मत करो, सब हो जाएगा। और पहले दिन वो मुझे छोड़ने भी आए, लेने भी आए, और फिर दूसरे दिन से मैंने कहा कि नहीं, अब आप छोड़ने आए लेकिन अब मैं आऊंगी खुद। और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन चाहे वो मसला मतलब घरेलू जीवन का हो, जॉब का हो, मेरी पढ़ाई से संबंधित हो, मेरे संगीत से संबंधित हो, मतलब हर जगह उनका एक सपोर्ट है। कभी कहीं जाएंगे किसी किताब की दुकान पर भी, उनको पता है कि मुझे कौन सी किताब पसंद आएगी, तो वो किताब वो मेरे लिए चुनकर ले आते हैं। और कोई अच्छा लेख आया है, कहीं भी कुछ भी उनको लगता है कि मेरे ज्ञान में वृद्धि हो सकती है जी, तो वो मुझे बताते हैं। और मुझे सेमिनार्स में लेकर जाना, मुझे अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में लेकर जाना, जो कि बहुत कम देखा जाता है कि इस तरह की। क्योंकि एक अच्छी बात ये कि वैसे वो अर्थशास्त्र के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन उनकी भी साहित्यिक अभिरुचि और कलाओं में उनकी बहुत रुचि है। खुद बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं वो, और साहित्य में भी उनकी बड़ी गहरी रुचि है। तो हम बहुत सारी चीजें कई बार एक साथ पढ़ते भी हैं। तो बस उनके सपोर्ट के बारे में तो मैं क्या कहूँ। और फिर मेरी बेटी प्रकृति, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी है इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने एमएससी इकोनॉमिक्स किया टेरी यूनिवर्सिटी से। और अब उनका जो रुझान है वो एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में है। तो अभी वो टेरी में रिसर्च एसोसिएट है। तो वो भी बहुत संवेदनशील हैं। और मुझे क्या अच्छा लगेगा, मेरे लिए मतलब हर वक्त ये सोचता कि किस तरह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, या एक खास तरह की जो संवेदनशीलता, एक अपनत्व और लगाव और केयर, मतलब उससे भी मुझे लगातार मिलती रही है। तो मैं आपको बताऊं कि परिवार और मेरे गुरुजन, मेरे मित्र भी इतने मुझे लोग प्यार करने वाले लोग मुझे मिले हैं कि मैं सचमुच अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ। और मैं जरूर कभी लिखूंगी इस सब
के विषय में भी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स से लेकर पूरा परिवार और फिर उसके बाद आसपास के लोग, क्या अगर ऐसा वातावरण मिले तो कितने ही लोग हैं जिनकी प्रतिभाएं और निखर सकती हैं, कितने ही लोग अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को उभार सकते हैं। उनको बस थोड़ी संवेदनशीलता, थोड़ा सहयोग की और अपनात्व की जरूरत है। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत बड़ा रोल होता है इन सब चीजों का एक व्यक्ति के आगे बढ़ने में। जी बिल्कुल, सपोर्ट, अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और क्योंकि पूरा आधार, जिंदगी का जो आधार है, इंसान का जो आधार होता है, वो परिवार से शुरू होता है, वहाँ के जो लोग हैं मेंबर से, उनसे शुरू होता है। मैम कुछ बताएं कि जो आप कॉलेज में अपना एक प्रोजेक्ट अभी चला रहे हैं, उसके बारे में लिसनर्स को थोड़ा सा बताएं। हाँ, मैं जरूर बताऊंगी कि मैं पहले अपनी 2 प्रिंसिपल्स की बात जरूर करना चाहूंगी, जो हमारे प्रधान अभी इस समय जो प्राचार्य हैं डॉक्टर सुमन शर्मा, और उनसे पहले डॉक्टर मीनाक्षी गोपीनाथ जी। उनका भी बहुत ही आशीर्वाद मुझे मिला है, बहुत प्रोत्साहित करती हैं वो, क्योंकि मैंने पिछली बार एक अंतर अनुशासनिक व्याख्यान माला आरंभ की है, जिसमें हम ये करते हैं कि अपने ही महाविद्यालय के विभिन्न विषयों से जुड़े हुए जो अध्यापक हैं विभिन्न विभागों में, वे अपने अपने क्षेत्रों में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत शोध भी कर रहे हैं और अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर अंग्रेजी में होता है। लेकिन मैंने ये कोशिश की कि अपने हिंदी विशेष के विद्यार्थी और हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक भी उनका ज्ञान पहुंचे, और इस तरह से विद्यार्थियों के ज्ञान क्षितिज का विस्तार हो, क्योंकि ज्ञान का अधिकार तो सबके लिए है, सबके लिए है, वो सबको मिलना चाहिए। तो उनके मैं व्याख्यान आयोजित करती हूँ अपने विभाग में, और मुझे इतनी खुशी है कि हमारे सभी जो सहयोगी हैं वो इतने उत्साह से, इतने मनोयोग से उसमें शामिल होते हैं और उसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और क्योंकि उनको आदत है अंग्रेजी में वैसे अपने लेक्चर्स देने की, लेकिन वो हिंदी में तैयार करके आते हैं और हिंदी में हमारे विद्यार्थियों से बात करते हैं। तो सोचिए कि किस भावना से वो आते हैं और कितनी बड़ी बात है। मुझे तो ये बहुत बड़ी बात लगती है कि अपना समय निकाल के और इस तरह से आना और संबोधित करना, लेकिन सबका साथ है और सहयोग है, सबका उत्साह है, जिस वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा। मैम इसके साथ साथ सब कुछ ठीक है, एक सवाल जो मेरे मन में है, मैं अक्सर अपने स्पेशल गेस्ट से खास तौर पे अपने अध्यापन या टीचिंग से जुड़े होते हैं उनसे जरूर पूछता हूँ। आपको 20 साल हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए लगातार, तो कभी कुछ ऐसे बच्चे, अगर 2 तरह के सवाल पूछूं आपसे कि ऐसे कौन से बच्चे जो अनायास याद आते हैं कि सबसे शरारती बच्चा और कुछ सबसे अच्छा बच्चा, या कभी आप सिर्फ स्टूडेंट्स की याद करें तो अचानक सडनली कुछ याद आता हो कि ये बच्चा? देखिए बहुत बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही, जो मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स हर तरह के होते हैं और उनसे जो इंटरेक्शन है, उनसे जो बातचीत है, वो एक बड़ा विशेष, हमें इसको कहना चाहिए कि अनुभव देता है और हमें हमेशा समृद्ध करता है। मेरे विद्यार्थियों में आप देखिए कि एक मेरी विद्यार्थी थी निधि जी, वो मुझे याद रहती है, मतलब अक्सर, क्योंकि वो शरारती भी थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी जी। हाँ, और उसके अलावा एक स्टूडेंट थी मेरी नीतू जी, वो भी बहुत चंचल लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छी। तो इस तरह से विद्यार्थी तो बहुत सारे हैं। मेरा सवाल अभी तक क्लियर नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जिसके साथ बहुत जूझना पड़ा हो? बहुत जूझना पड़ा हो जी, अब क्योंकि आपके साथ बच्चे कॉलेज के हैं, काफी बच्चे बड़े होते हैं, छोटे बच्चों को मनाना आसान होता है, बड़े बच्चे रूठ जाएं तो बड़ा मनाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कभी कोई दिक्कत आई हो, कभी कोई बच्चा? देखिए कभी कभी शुरू में आते, जैसे एक स्टूडेंट है हमारी रंजू जी, रंजू एक स्टूडेंट है, वो अभी हमारे यहाँ ही एक हॉस्टल में जॉब कर रही है अभी वो जी, लेकिन वो चंचल, मतलब उसको भी बातें करने की आदत थी, थोड़ी चंचल थी, थोड़ी शरारती थी, और शुरू में मुझे लग रहा था कि कैसे इसके साथ इसको अनुशासित किया जाए या थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, संवाद होता रहता है और हम लोग भी धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि देखिए समय बदल रहा है, विद्यार्थी बदल रहे हैं,
तो हमें भी उनसे अपने व्यवहार का जो तरीका है वो बदलना पड़ता रहता है। उतनी स्ट्रिक्टनेस से जैसे हम पहले करते थे, अब उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं, लेकिन अनुशासन तो फिर भी रखना है। तो आपके पास मतलब केवल अध्यापक हैं इसलिए वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, है ना, आपके व्यक्तित्व में वो बात होनी चाहिए, क्योंकि तो फिर उन पर भी धीरे धीरे असर होता है। क्योंकि अगर आप अपने काम के साथ ईमानदार है, देखिए, और अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी बात में जाहिर है असर होगा। और फिर धीरे धीरे वही विद्यार्थी जब चले जाते हैं फिर याद करते हैं कि मैम आपको हमने बहुत तंग किया, लेकिन हमें अभी भी आपका पढ़ाया हुआ याद रहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अगर उस समय हमें नहीं डांटती तो शायद हम सही रास्ते पर नहीं जा पाते या इतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो ये सचमुच एक बहुत ही, मुझे लगता है, सुंदर अनुभव है, बहुत ही समृद्ध करने वाला अनुभव है अध्यापिका के रूप में, मुझे लगता है। रेडियो उड़ान की एक पूरी कोशिश है कि हम उस कम्युनिटी को मोटिवेट करें, उन लोगों को मोटिवेट करें जो शायद जिंदगी से थोड़ा हारे हुए हैं या फिर कहीं अपनी डिसेबिलिटी को लेके थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो कभी आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा दौर देखा हो, ऐसा वक्त देखा हो जब कभी परेशानी लगी हो या डिसेबिलिटी को लेके प्रॉब्लम आई हो और उसको आपने फिर बहुत आसानी से या बहुत हिम्मत के साथ अकेले रह के भी सॉर्ट आउट किया हो? तो ऐसा कुछ कोई घटना याद आता हो या कुछ टाइम याद आता हो? देखिए, घटना ऐसा, ये तो दौर तो जरूर आते हैं जी। क्योंकि जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरी मैं एक स्कूल में पढ़ती थी, तो उनकी टीचर ने काफी ये कहा कि नहीं, ये कैसे करेंगी, इनकी राइटिंग हमें समझ नहीं आती है, या फिर मतलब और बच्चों के साथ हमें कैसे ये कोप अप करेंगी, अब आगे बोर्ड का रिजल्ट होगा फिर कैसे करेंगी, मतलब एक पता नहीं किस मूड में थी वो। तो फिर ये हुआ कि मेरी माँ ने कहा कि नहीं, फिर अब यहाँ पे और पढ़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और हीन भावना आ जाएगी अगर ऐसे कहा गया है तो। तो पहले तो उन टीचर से भी वो बात करके, और फिर उसके बाद फिर मैंने 10th का जो अपना एग्जाम था, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कॉरेस्पॉन्डेंस से दो, और तब कॉरेस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट से मैंने टॉप किया था उस समय। तो इस तरह से है। फिर जब जैसे कि ऐसा होता है कि जैसे मैं जॉब में भी आई, LSR में भी आई, तो शुरू में कुछ लोगों को लगता रहा ये कभी कि भाई ये काम कैसे करेंगी, ये कैसे करेंगी, वो कैसे करेंगी, लेकिन क्या हुआ कि मैंने फिर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हम भी रिएक्ट करेंगे तो फिर कड़वाहट बढ़ती है। तो मैंने यही कहा कि मेरा काम ही प्रूव करेगा मुझे जी। और मैं खामोश रह के अपना काम करती रही, और धीरे धीरे फिर मतलब उनका भी नजरिया बदला, और जो जिम्मेदारियां पहले वो मुझे सौंपना नहीं चाहते थे, अब मतलब वो धीरे धीरे मुझे मिलने लगी, क्योंकि मैं शुरू से कहती थी कि मुझे आप तरह तरह के आप काम दीजिए, कॉलेज की जिम्मेदारियां दीजिए। अभी भी मैं बहुत कमिटीज में हूँ, लगातार अपना काम करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि, और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि अपने दृष्टि बाधित होने का मैं कभी कोई ऐसे एक्सक्यूज न लूं, क्योंकि मुझे लगता था कि हर काम हम कर सकते हैं, हमारा तरीका थोड़ा फर्क हो सकता है, हमारे तरीके में थोड़ा अंतर हो सकता है दूसरे व्यक्ति से, लेकिन हम हर काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे टाइम टेबल बनाना है, तो लोगों को पहले लगता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएंगी, तो वो भी मैंने बनाया अपने विभाग का। लाइब्रेरी कमेटी में जैसे हूँ तो बुक्स का सिलेक्शन करना है। अब मैं बहुत कमिटीज में, चाहे वो हॉस्टल कमेटी हो, चाहे वो लीव कमेटी हो, मतलब कितनी भी, फ्रीशिप कमेटी, कोई भी कमिटीज हो, मैं उनमें अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई भी संस्था हो जी, उसमें किसी एक व्यक्ति के काम करने से नहीं चलती है, वो एक सामूहिक दायित्व होता है, और सब लोग जब एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलते हैं तो कोई भी व्यक्ति वहां अकेला नहीं है। तो हम जो भी काम करते हैं उसमें सबका सहयोग है, और गलतियां भी होंगी तो उसमें भी सुधार आएगा, और उससे हम सीखेंगे भी। तो कोई भी काम करने से कतराना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए, मुझे लगता है जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और फिर उसके बाद अपने आप रास्ते निकलते हैं कि कैसे आप उसे पूरा करेंगे। और जब समस्या सामने होती है तो तभी आप उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये मेरा मानना है कि समस्या का खुद हल जो है वो खुद ही ढूंढना पड़ता है, कोई और आपके लिए उसका हल नहीं ढूंढेगा। जी बिल्कुल। तो एक पूरी समृद्ध बातचीत हमारी चल रही है डॉक्टर प्रीति प्रकाश प्रजापति से, जो लेक्चर एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में LSR कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है।
मैम ने हमें बहुत टाइम दिया। बात वही होगी कि हम कितनी बातें करते हैं उतनी बातें बनती हैं और पता चलता है कितना मोटिवेशन मिलता है आपको जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें सुनते हैं। क्यों, लाइफ में कोई कितना भी समृद्ध हो या किसी भी तरह से, चाहे आप सपोर्ट को लेके हो या मनी को लेके, कैसी भी सपोर्ट हो, लेकिन जिंदगी में संघर्ष हमेशा होता है। सबकी जिंदगी में संघर्ष होता है। संघर्ष से जब आगे बढ़ते हैं तभी आप कुछ पा पाते हैं, और जो लोग संघर्ष नहीं करते शायद उन्हें चीज़ों का महत्व समझ में नहीं आता। बहरहाल मैम ने हमें बहुत सारा टाइम दिया। उम्मीद है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा, और वक्त इतना हो गया है कि अब हमें बाय बाय आपसे कहना पड़ेगा। बाय बाय कहने से पहले मैं इस प्रॉमिस के साथ जाऊंगा कि हम अगले वेडनेसडे को जुम्बा रात को आपके साथ फिर होंगे 10 बजे से इसी शो में, और फिर मैं आपके साथ किसी शो में मिलूंगा। मैम, इससे पहले कि हम लिसनर्स को यहाँ पे आपकी पसंद का जो एक गाना है बहुत प्यारा सा, उसके साथ छोड़ के जाएं, एक मैसेज जो आप सभी लिसनर्स को देना चाहें, और कौन सा गीत गुनगुनाना चाहेंगे लिसनर्स के लिए जाते जाते? पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, अभी भी मैं ये मानती हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप एक ऐसा रास्ता चुन लें कि जो बिल्कुल एकदम भिन्न किस्म का हो, या फिर कुछ अद्वितीय करने की एकदम से बिल्कुल। है ना। लेकिन हर एक व्यक्ति की, देखिए, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हर एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है। उसको समझते हुए भी लगातार मेहनत और लगन से अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, मंजिल जरूर मिलेगी। शॉर्टकट्स पे नहीं जाना चाहिए। मेरे अपने जीवन में यही सीखा है कि लगातार मेहनत, लगन और जो निष्ठा है वही व्यक्ति को स्थायी तौर पर मदद करती है। उसी से उसकी जगह बनती है, उसी से उसका लक्ष्य भी उसे मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ते अपने आप निकलेंगे। जी बिल्कुल। नवाज़-ए-बंदी कहते हैं कि जो मंजिल इख्तियार करते हैं वही दरिया पार करते हैं, जो मंजिल इख्तियार करते हैं वही दरिया पार करते हैं, चलकर तो देखिए रास्ते मुसाफिर का इंतजार करते हैं। और इन शब्दों के साथ कि हम आपसे विदा लें और यहाँ से जाएं, मैम का अपना एक गीत और उसके बाद इनकी चॉइस का एक गीत। और मैं बस अपने मेरी एक और गजल है, उसकी बस एक शेर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर देती हूँ। जी, इरशाद इरशाद। क्या करें है अगर सफर मुश्किल, क्या करें है अगर सफर मुश्किल, ठहर जाने से कुछ नहीं हासिल, ठहर जाने से कुछ नहीं हासिल, क्या करे है अगर सफर मुश्किल। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है याल में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।